Hello friends, welcome to Exambi. Today we are going to discuss the important MCQs of financial awareness, and these MCQs are going to be helpful for RRB Scale 1, Scale 2 and Scale 3. ठीक है? तो MCQ से रिलेटेड जो भी पेरिफेरल न्यूज़ होंगी, जो भी स्टैटिक पोर्शन होगा वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे ताकि आपका ज़्यादा से ज़्यादा कवरेज हो MCQs का, सो दैट इट विल हेल्प यू इन योर रियल एग्जाम. ठीक है? So let's get started. This is first MCQ related to OBICUS. है ना? What is this OBICUS? OBICUS is your order books inventory and capacity utilization survey. तो ये सर्वे कौन लॉन्च करता है वो हमें बताना है. ये सर्वे लॉन्च किया जाता है आरबीआई की तरफ से, है ना. ये ओबिकस क्या है बेसिकली, मतलब ऑर्डर बुक्स, मतलब ये बुक्स मतलब पढ़ने वाला बुक्स नहीं है. ऑर्डर बुक्स, इन्वेंट्री एंड कैपेसिटी यूटिलाइजेशन. तो बेसिकली ये क्या है, जो भी मेजर कंपनीज है इंडिया में, है ना, उनके मतलब ऑर्डर पोजीशन क्या है, उनके पास कितने करोड़ के ऑर्डर है, कितने लैक्स के ऑर्डर है, फिर उन पिछले महीने में जो भी उन्होंने प्रोड्यूस किया था वो बेचा गया है क्या, उसको इन्वेंट्री बोलेंगे. उसमें से कितना बचा है उसको इन्वेंट्री बोलेंगे, है ना. और उनकी जो भी कैपेसिटी है उनके मैन्युफैक्चरिंग प्लांट की, मान लो हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्लांट की कैपेसिटी है रोज के मान लो 1 लाख साबुन प्रोड्यूस करने की. हिंदुस्तान यूनिलीवर साबुन प्रोड्यूस करता है और भी कई कई सारे प्रोडक्ट प्रोड्यूस करता है. ठीक है, तो मान लो 1 लाख साबुन प्रोड्यूस कर रहा है, लेकिन आज की डेट में वो कितना कैपेसिटी यूज कर रहा है. मैक्सिमम 1 लाख बना सकता है, लेकिन आज की डेट में वो मान लो वो 50,000 ही प्रोड्यूस कर रहा है. तो क्यों प्रोड्यूस कर रहा होगा, क्योंकि मार्केट में डिमांड नहीं होगी. तो, साबुन या कोई और प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके इन्वेंट्री में रखना मतलब वो लॉस होता है कंपनी को, है ना. वो प्रोड्यूस किया तभी के तभी, मतलब सेल हो गया 15-20 दिन में, जो भी उनका टाइम है, तो वो सही रहता है उनके लिए, उनका प्रॉफिट मतलब लॉस मेकिंग नहीं होता है उसमें. तो ठीक है, तो ऑर्डर बुक इन्वेंट्री कैपेसिटी यूटिलाइजेशन सर्वे की और इससे क्या होता है कि जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है आरबीआई की, ठीक है, उनको इन्फ्लेशन टारगेटिंग में या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ का क्या सिनारियो है कंट्री में, उसका आइडिया लगता है. ठीक है, तो इसके लिए ये जो सर्वे है ये क्वार्टरली लॉन्च होता है आरबीआई की तरफ से. ठीक है, तो इसका आपको लॉन्ग फॉर्म याद रखना है और ये किस कौन लॉन्च करता है वो नोट डाउन करना है. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. डीआईसीजीसी इज होली ओन्ड सब्सिडरी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन. ये डीआईसीजीसी क्या है? डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन. डिपॉजिट इंश्योरेंस मतलब ये क्या करता है, आप जो भी डिपॉजिट कर रख रहे हो बैंक में उसका उसका इंश्योरेंस देता है. ठीक है, और कितने लाख तक देता है? 5 लाख तक, 5 लाख. ठीक है, तो ये किसका सब्सिडरी है वो आपको बताना है. ये होली ओन सब्सिडरी है आपकी आरबीआई की. ठीक है, तो पहले ये जो इंश्योरेंस का जो लिमिट था, जो भी आपका डिपॉजिट है उसके इंश्योरेंस का लिमिट था 1 लाख रुपए. मतलब आपका 1 लाख अगर डिपॉजिट है बैंक में तो वो इंश्योर्ड होगा डीआईसीजीसी की तरफ से. ठीक है, अभी ये लिमिट बढ़ा के कर दी है 5 लाख रुपए. ठीक है, मतलब आपका 5 लाख तक का डिपॉजिट इंश्योर्ड है, कोऑपरेटिव बैंक्स में हो या फिर कमर्शियल बैंक्स में हो. मान लो जैसे येस बैंक है, येस बैंक अभी मतलब वहाँ पे क्राइसिस हो गया था, तो आरबीआई ने उसके डिपॉजिट के ऊपर रोक लगा दी थी. आप 50,000 से ज़्यादा उससे वहाँ से डिपॉजिट नहीं विड्रॉ कर सकते थे. तो हो सकता था उस क्राइसिस में येस बैंक पूरी कोलैप्स ही हो जाए. ऐसा भी सिनारियो कभी कभी होता है, कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में बहुत बार ऐसा होता है. तो जो डिपॉजिट है डिपॉजिटर्स के, लोगों के, कॉमन पीपल के, वो उसका लॉस नहीं होना चाहिए, है ना. तो उसके लिए ये डीआईसीजीसी है, ये इंश्योरेंस लेती है, ये गारंटी देती है डिपॉजिट का. ठीक है, आगे बढ़ते हैं. रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज कैप्ड द टेन्योर ऑफ मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ कमर्शियल बैंक्स. आइडेंटिफाई द टेन्योर. तो टेन्योर है 15 साल. मतलब किसी भी कमर्शियल बैंक्स का जो एमडी एंड सीईओ है वो 15 साल के ऊपर उस पोस्ट पे नहीं रह सकता. ठीक है, मैक्सिमम टेन्योर होगा उनका 15 साल. ठीक है, ये रिसेंट हैपनिंग है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है, क्योंकि जो भी फाइनेंशियल अवेयरनेस में फाइनेंशियल मार्केट आता है, और फाइनेंशियल मार्केट में फाइनेंशियल सिस्टम में भी आपका आरबीआई जो है वो इम्पोर्टेंट प्लेयर है.
और बैंकिंग से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट होती है, जो भी करंट अफेयर होते हैं, वो फाइनेंशियल अवेयरनेस के हिसाब से और बैंकिंग एग्जाम्स के तो बैंकिंग एग्जाम्स के लिए रिलेवेंट होता है ना। तो ये सब चीज़ें आपको नोट डाउन करनी है ताकि आप आगे चल के इसको रिवाइज कर सकते क्विकली। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। द सेंट्रल बैंक हैड अनाउंस्ड द सेटिंग अप ऑफ कमिटी टू अंडरटेक कॉम्प्रहेंसिव रिव्यू ऑफ द वर्किंग ऑफ एआरसीज। एआरसी क्या है आपका? असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, है ना। ये आरआरबी के एग्जाम में बहुत बार लॉन्ग फॉर्म भी पूछ लेते हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी इन द फाइनेंशियल सेक्टर इकोसिस्टम, आइडेंटिफाई द चेयरमैन ऑफ दिस कमिटी। तो इस कमेटी का चेयरमैन कौन है वो आपको बताना है। इस कमेटी के चेयरमैन थे सुदर्शन सेन। ठीक है, और ये जो बाकी के जो आपके चार ऑप्शन हैं, ये आपके चारों के चारों डेप्यूटी गवर्नर्स है आरबीआई के। ठीक है, एमडी पात्रा जो है वो आपके मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के मेंबर भी है ना। एम के जैन, टी रविशंकर, एम राजेश्वर राव, ये चारों डिप्टी गवर्नर हैं। आरबीआई में एक गवर्नर होता है और चार डिप्टी गवर्नर होते हैं। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो इससे रिलेटेड क्या है, अभी रिसेंटली बैड बैंक का बहुत चर्चा में है, बैड बैंक बहुत न्यूज में है। तो गवर्नमेंट को बैड बैंक सेटअप करना था, तो उन्होंने बैड बैंक का नाम रखा है नेशनल असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड। ठीक है, एनएआरसीएल। तो ये लगभग आपको मे बी नेक्स्ट मंथ ये मतलब रियलाइज हो जाएगा, ये एग्जिस्ट हो एस्टेब्लिश हो जाएगा एनएआरसीएल। ठीक है, तो इसके चेयरमैन कौन है ये आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ एनएआरसीएल। बैड बैंक मतलब क्या होता है? बैड बैंक मतलब बैंकों के जो भी एनपीएज है, एनपीए मतलब नॉन परफॉर्मिंग असेट, वो जो है वो एनएआरसीएल एक्वायर कर लेगी और बैंकों को पैसा दे देगी। ठीक है, तो बैंक के जो है जो कमर्शियल बैंक्स है उनके जो बैलेंस शीट है वो क्लियर हो जाएगा, है ना। और फिर उसका जो रिजोल्यूशन का काम है, बैड एनपीएस के रिजोल्यूशन का काम फिर एनएआरसीएल करेगी, उनसे पैसा वसूली जो है एनएआरसीएल करेगी। ठीक है, तो उसके चेयरमैन का जो नाम है वो आपको कमेंट सेक्शन में बताना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक टू गेट द लाइसेंस ऑफ स्मॉल फाइनेंस बैंक? ठीक है, ऐसी कौन सी पहली फर्स्ट कोऑपरेटिव बैंक है जिसको स्मॉल फाइनेंस बैंक का लाइसेंस दिया है? ठीक है, वो है शिवालिक फाइनेंस स्मॉल फाइनेंस बैंक। इसका ये यूपी बेस्ड है, इसका हेडक्वार्टर है आपका सहारनपुर में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एज पर आरबीआई गाइडलाइंस मिनिमम पेड अप कैपिटल फॉर स्मॉल स्मॉल फाइनेंस बैंक इज, मतलब आपको अगर स्मॉल फाइनेंस बैंक खोलनी है कल उठ के, तो उसके लिए आपके पास कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए? वो कैपिटल है 200 करोड़। ठीक है, और पेमेंट बैंक के लिए ये कैपिटल है 100 करोड़। ठीक है, तो ये कैपिटल रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है, ये आपको नोट डाउन करके रखना है। ठीक है, पेमेंट बैंक्स वेर इंट्रोड्यूस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कमिटी? ये पेमेंट बैंक जैसा आपको पता होगा, पेटीएम आपका पेमेंट बैंक है। ठीक है, इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक है। तो ये किसके रिकमेंडेशन पे इस्टेब्लिश हुआ था? ये हुआ था आपके नचिकेत मोर के रिकमेंडेशन पे, है ना। ये नचिकेत मोर कमेटी जो है 2013-14 में फॉर्म हुई थी, फाइनेंशियल ईयर 2013-14। तब इन्होंने रिकमेंड किया था कि इंडिया में पेमेंट बैंक्स होनी चाहिए, इसको डिफरेंशिएटेड बैंक भी बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंशिएटेड बैंक क्यों? क्योंकि डिफरेंशिएटेड फंक्शंस है इसके। ये पेमेंट बैंक जो है वो आपका एटीएम तो इशू कर सकता है। ठीक है, एटीएम इशू कर सकता है, मतलब क्या होता है, डेबिट कार्ड इशू कर सकता है, लेकिन क्रेडिट कार्ड इशू नहीं कर सकता है। ठीक है, नो क्रेडिट कार्ड। और ये जो पेमेंट बैंक, ये नाम की बैंक है, लेकिन ये आपको लोन नहीं दे सकती। ठीक है, लोन्स में डील नहीं करेंगे ये। और पेमेंट बैंक में आप डिपॉजिट कितना रख सकते हो? मैक्सिमम 2 लाख रुपए। ठीक है, पहले ये जो लिमिट था वो 1 लाख ही था, अभी रिसेंटली इसको बढ़ा के 2 लाख कर दिया है। ठीक है, तो ये सब स्टैटिक पोर्शन जो है वो आपको लिख के रखना है, सो दैट ये आप रिवाइज कर सके और एग्जाम में रिप्रोड्यूस कर सके। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द इसेंशियल फीचर ऑफ नियो बैंक। ये जो नियो बैंक है ये बहुत ही मतलब सोफिस्टिकेटेड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है ना। और ये क्या होता है, इसका इसेंशियल फीचर क्या है, किसको नियो बैंक बोलते हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो नियो नियो बैंक होता है आपका ब्रांचलेस डिजिटल बैंक।
ठीक है। नियो बैंक का कोई आपको ब्रांच नहीं दिखेगी जैसे एसबीआई की, बड़ौदा बैंक ऑफ बड़ौदा की मिलती है। ये मतलब पूरा ऑनलाइन ऑपरेट करेंगे। जो भी डिपॉजिट है ऑनलाइन जाएगा, विड्रॉल है ऑनलाइन ही होगा, पेमेंट सेटलमेंट है ऑनलाइन ही होगा। ठीक है। तो से नियो बैंक में रिसेंटली आईबीपीएस मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था, है ना। तो बहुत लोगों को ये पता नहीं होता है, ये इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि नियो बैंक अभी नया उतरा है मार्केट में, है ना। और ये आपको पता होना चाहिए। और ये क्या होता है, ब्रांचलेस डिजिटल बैंक। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आइडेंटिफाई द फीचर ऑफ स्वामित्व स्कीम। ये स्वामित्व स्कीम जो है ये लॉन्च किया था आपके मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है। नोडल मिनिस्ट्री जो है वो है मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ठीक है। तो ये आपको जीए में पूछ सकते हैं। फाइनेंशियल अवेयरनेस में आने के चांसेस कम है, लेकिन ये जीए में आपको स्केल 1 के आरआरबी के पूछ सकते हैं। ठीक है। तो स्वामित्व क्या है, स्वामित्व किस लिए लॉन्च किया था वो आपको बताना है। स्वामित्व लॉन्च हुआ था टू मैप द विलेज प्रॉपर्टीज टू रिड्यूस डिस्प्यूट। ठीक है। स्वामित्व क्या है, बेसिकली सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ठीक है। सर्वे ऑफ विलेजेस एंड मैपिंग विथ इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। ये लॉन्ग फॉर्म भी बहुत बार आपको पूछ लेते हैं गवर्नमेंट एग्जाम्स में, आरआरबी, बैंकिंग में तो, नाबार्ड में तो पूछते ही है। मतलब इसका वो पूछ लेंगे कि ये स्वामित्व में भी क्या है या फिर टी क्या है ना। ऐसे क्वेश्चन आरआरबी में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है। और इसका नोडल मिनिस्ट्री है आपका पंचायती राज, ये ध्यान में रखना। आगे बढ़ते तो गुडविल एम्बेसडर ऑफ यूनिसेफ टू लीड वैक्सीनेशन ड्राइव, ये आपको बताना है। ऑप्शन है ये 5। तो गुडविल एम्बेसडर है आपके डेविड बेकहम, ये फुटबॉल प्लेयर है ना, और इंग्लैंड से है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एज पर एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अमॉन्ग 115 नेशंस। ठीक है। ये एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स कौन लॉन्च करता है, ये लॉन्च करता है आपका वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है वो आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है। ठीक है। वेयर इज इट्स हेडक्वार्टर। तो इंडिया का रैंक है 87th। ठीक है। एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स क्या है, बेसिकली आप अगर थर्मल एनर्जी यूज कर रहे हो, ठीक है, लेकिन थर्मल एनर्जी क्या है, बहुत CO2 प्रोड्यूस करती है, ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करती है। ठीक है। तो अभी आपको स्विच मारना है रिन्यूएबल एनर्जी पे, जो कि सस्टेनेबल है ना। आप सोलर पे सोलर प्रोड्यूस करो, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी प्रोड्यूस करो, है ना। आप मतलब हाइड्रो एनर्जी प्रोड्यूस करो। तो ये क्या है, इकोलॉजिकली सस्टेनेबल है। तो इसमें जो है इंडिया का रैंक जो है वो 87th है ना। क्योंकि अभी भी इंडिया जो है वो बहुत ज़्यादा थर्मल एनर्जी पे डिपेंडेंट है ना। तो 115 नेशन का रैंकिंग वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने किया है, तो उसमें इंडिया का रैंक है 87th। ठीक है। मूविंग नेक्स्ट। वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 कन्फर्ड टू, वन वर्ल्ड ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड किसको मिला है, वो मिला है आपके नेल्सन मंडेला को। ठीक है। ये बिलोंग करते हैं आपके साउथ अफ्रीका से। ठीक है। इंपॉर्टेंट अवार्ड है, ये आपको नोट डाउन करना है। फिर नेक्स्ट है, रिसेंटली प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना इज एक्सटेंडेड अप टू विच मंथ। सेकंड वेव के बाद फिर से इकोनॉमिक क्राइसिस दिखने लगा था, है ना। दुकान बंद थे, लोकलाइज्ड लॉकडाउन भी थे, तो उसकी वजह से जो गरीब लोग हैं ना उनके खाने के वांदे हो गए। ठीक है। तो उसकी वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया है, ये जो स्कीम थी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना, ये एक्सटेंड कर दी। तो ये एक्सटेंड कब तक हुई है, ये हुई है नवंबर 2021 तक। मतलब नवंबर तक आपको जो है, जो फूड मिल रहा था, व्हीट और राइस, तो ये आपको फ्री में मिलता रहेगा 2021 तक, जो भी एलिजिबल बेनिफिशियरीज है वो, है ना। आगे बढ़ते हैं। RIDF इज रिसेंटली इन न्यूज। ये RIDF क्या है, ये आपको पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो RIDF में ये आई क्या है आपको आइडेंटिफाई करना है। RIDF में आई है आपका इंफ्रास्ट्रक्चर। RIDF होता है आपका रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड। ये रूरल इंफ्रा डेवलपमेंट फंड जो है वो लॉन्च हुआ था
बाय नाबार्ड। ठीक है, और ये कौन से ईयर में लॉन्च हुआ था ये आपको कमेंट सेक्शन में देना है, लिखना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फंड है क्योंकि ये रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में, मतलब रूरल एरिया में आपको रोड्स बनाने हैं, रूरल एरिया में आपको डैम्स बनाने हैं, फिर वेयर हाउसिंग का काम चलता है रूरल एरिया में, है ना। मतलब जो क्रॉप यील्ड होता है वो रखने के लिए वेयर हाउस बनाते हैं। ठीक है, वेयर हाउस है, फिर कोल्ड स्टोरेज है पेरिशेबल कमोडिटीज के लिए। तो ये जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनता है रूरल एरिया में, तो उसका जो फंडिंग होता है वो रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से आता है ना। और ये और एक इम्पोर्टेंट टेक अवे इसमें ये है कि बैंकों का जो भी पीएसएल नॉर्म्स है, पीएसएल पब्लिक प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, है ना, ये होता है आपका 40%। मतलब आप बैंक अगर 100 रुपये अगर लेंड कर रही है तो उसमें का 40% आप जाना है आपके एमएसएमई को, जो भी प्रायोरिटी सेक्टर है, एमएसएमई होता है, फिर एजुकेशन होता है, फिर एससी और एसटी है ना, एग्रीकल्चर है। इन प्रायोरिटी सेक्टर को 40 रुपए आपने लैंड करने हैं। लेकिन मान लो कल उठ के आईसीआईसीआई ने 25 रुपए लैंड किया है एमएसएमईज को या फिर प्रायोरिटी सेक्टर को, तो बचा हुआ जो 15% है वो उनको ट्रांसफर करना पड़ता है आरआईडीएफ में। ठीक है, ये 15% ट्रांसफर होगा आपके रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड में। ठीक है, तो फिर वो पैसा जो है वो रूरल रूरल डेवलपमेंट में खर्च होता है ना। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए ताकि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आए ट्रिक करके तो आपको आपको आ सके। ठीक है, अभी आफ्टर सेकंड कोविड वेव करस्पॉन्डिंग इकोनॉमिक लॉस, आरबीआई हैज पेग्ड जीडीपी ग्रोथ ऑफ इंडिया एट। पहले आरबीआई ने इंडिया का जीडीपी ग्रोथ बताया था कि 10.5% रहेगा, लेकिन सेकंड वेव आया, फिर उसमें बहुत ज़्यादा लॉकडाउन लगे अलग अलग राज्यों में, है ना। तो उसकी वजह से फिर इकोनॉमिक ग्रोथ है वो स्लो हो गई। तो अभी इकोनॉमिक जीडीपी ग्रोथ कितना होगा इस साल 21-22 के लिए, 21-22। ठीक है, तो ये है आपका 9.5%। ठीक है, ये जीडीपी के आंकड़े नाबार्ड से, नाबार्ड और आपके आरआरबी में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। रूरल डेवलपमेंट से जो भी करंट अफेयर आएगा, है ना, या फिर इकोनॉमी से रिलेटेड, फाइनेंस से रिलेटेड जो भी करंट अफेयर्स आएंगे वो इस क्वेश्चन में, वो इस एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो ये 9.5% जो है वो करंट जीडीपी ग्रोथ है इंडिया का, ये आपको लिख के रखना है। ठीक है, तो हमने हमारी ये सीरीज जो है हर मंडे को 3 बजे आएगी। ठीक है, एवरी मंडे 3 PM। तो आपको ये फॉलो करना है सो दैट यू कैन अटेम्प्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस फ्रॉम फाइनेंशियल अवेयरनेस सेक्शन इन योर एग्जाम। ठीक है, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेफ रहिए, स्वस्थ रहिए।